बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर में हम देख रहे हैं मौसम अब तब्दील बहुत ज़्यादा हो रहा है। धुंध बहुत ज़्यादा शिद्दत से आज भी थी, कल भी थी। सो एहतियात से ड्राइविंग कीजिए। कल हमने खुसूसी प्रोग्राम सिर्फ इसी हवाले से किया था कि वो लोग जिन्होंने मोटरवे पे सफ़र करना है, धुंध की सूरत में जिन लोगों ने बाहर शहर में सफ़र करना है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। सो हम लोग खुद जब सुबह आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मोहतात होकर ड्राइविंग करनी पड़ती है। जी, आपको अगली गाड़ी से फासला बहुत रखना पड़ता है। बहुत कोशिश ये कीजिए कि अब फॉग लाइट्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये मौसम जो है हम देखते हैं अक्सर हादसात का सबब भी बन जाता है। सो एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी मोटरवे के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सूरत हाल इस वक्त ये है कि धुंध की शिद्दत चूँकि ज़्यादा है तो मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। इसी तरह से एयरपोर्ट पर भी फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर होता है। बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स हम देखते हैं आगे पीछे हो जाती हैं। सो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम क्लियर हो, फ़्लाइट्स को तब उतारा जाए। किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लिया जाता। इसी तरह से ट्रेनों का शेड्यूल भी इस मौसम की वजह से मुतासर होता है। सो जहाँ कहीं पर आप लोगों को का सामना रहता है, अगर आप ट्रेन पे सफ़र करना चाह रहे हैं, एयरपोर्ट पे सफ़र करना चाह रहे हैं, या फिर आपने मोटरवे पे सफ़र करना है, हेल्पलाइन तीनों जगह पर है। अगर आप हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ लेंगे, अगर आपने किसी को लेने के लिए जाना है, थोड़ी सी परेशानी आपकी कम हो जाती है। वैसे कल खुसूसी जो हिदायत जारी की गई थी, आपको ख़ास तौर पे ये कहा गया था कि इंतज़ार कर ले, ख़ास तौर पे उन लोगों ने जिन्होंने मोटरवे पे सफ़र करना है, थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट करके अगर सफ़र करेंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब आगे से तो मौसम इस तरह ही रहना है। अलबत्ता एयरपोर्ट पर जो है अब परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर नहीं है। एयरपोर्ट पर अब परवाज़ें उतारी जा रही, क्योंकि धुंध की शिद्दत में एयरपोर्ट पर कमी हुई है। अभी आपसे ताज़ा तरीन अपडेट शेयर कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये थी हमारी अपडेट्स जो कि हमने आपकी की। अब हमने बढ़ना है अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। शहर में धुंध है और सियासी मैदान में थोड़ी सी हमें धुंध क्लियर होती नजर आ रही है, चीजें वाज़ेह होती नजर आ रही हैं। खबरों की तरफ चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी, गवर्नर की एडवाइस नजरअंदाज, इजलास जुमे तक मुलतवी, आज इत्तेमाद का वोट, वरना वजीर आला फारिग, विफाक का इंतबाह। तवानाई बहरान, विफाक का बजट पॉलिसी का ऐलान, रेस्टोरेंट और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। स्टंट की खरीदारी में ताखीर, महंगे स्टंट्स खरीदने से खजाने को 78 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। गैस कंप्रेसर और डिवाइस का इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हो जाएं तैयार। ये तवानाई बहरान, ये स्टंट्स की किल्लत, गैस का प्रेशर कम होना, मेरे ख्याल से अब ये मसाइल नहीं हैं। अब ये चीज़ें नहीं हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है। अभी जिक्र करना ज़रूरी है मौजूदा सियासी सूरत हाल का, जो कि शदीद सर्दी में भी हमें जो है वो गर्मा गर्म नज़र आ रहा है। आई डोंट नो क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, वज़ीर आला साहब कितनी देर तक यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब चीज़ें जो हैं मुतासिर किस तरह से करेंगी आम आवाम को। ये जो मसाइल हमने डिस्कस किए आम आवाम के, कि कहीं गैस नहीं, कहीं बिजली महंगी होने जा रही है, तो कहीं दिल के मरीजों के लिए स्टंट्स की खरीदारी नहीं हो पा रही। अल्टीमेटली ये सब चीज़ें इसी के साथ जुड़ी हैं। तो सबसे पहले नज़र डालेंगे सियासी मंजरनामे पर। हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है, दुर्रे नायाब और इमरान यूनुस ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या एक्साइटमेंट है हालात को लेकर, तजस्सुस है, हैरानी है, क्या होने जा रहा है? दुर्रे नायाब, आपसे आगाज करते हैं। अच्छा, पहले तो हम गिला करेंगे हमारी जो प्रोड्यूसर है आयशा से कि हम कोई अगर खबर ब्रेक कर दें बिफोर टाइम तो हमारे ना कोई उसका क्रेडिट दिया जाता है, ना कोई प्रोमो चलाया जाता है। यहाँ पे स्पेशल काम हो जाएगा और होता भी रहा है। अच्छा, देखें आयशा से पर आपका गिला बिल्कुल गिला। अच्छा, बहरहाल चले, होपफुली वो बड़ी प्रोफेशनल, बड़ी मेहनती हमारी प्रोड्यूसर है। दूसरी बात जो आपने की है ना कि धुंध है, लेकिन धुंध के बादल तो छट रहे हैं, हमें तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है सब कुछ। और एक ख़बर तो ये भी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ भी रही है कि हुकूमत ये जा रही है, तब्दील होने के बहुत कभी इम्कान है। और जो नए वज़ीर आला होंगे वो ज़रा धीमे होंगे, नफीस शख्सियत के होंगे, कानून की समझ बूझ रखते होंगे और एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन होंगे
और आज की पोलिंग जो वोटिंग की बात की जाए ना, कहीं इशारा आपका मलिक मोहम्मद अहमद खान बस की तरफ? देख लें, दरमियानी कोई बात रख लें बीच में। सही। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की जो आज वोटिंग की बात है, शायद आज वोटिंग ना हो सके, ये मेरी एक अपनी असेसमेंट है। अच्छा, कभी इम्कान थे कि ये काम आज हो जाएगा? आज हो जाएगा, लेकिन आज शायद वोटिंग ना हो सके, फिर एक आध दिन का कोई मसला हो, फिर अदालतों में ये लोग जाएं या पीटीआई वाले जाएं और अदालत में फिर एक मेरिट पे फैसला हो कि अगर अदम एतमाद आई है तो उस पर एतमाद का वोट लेना होगा। अब जो कल सप्तान साहब ने जो एक थोड़ी सी शुरली छोड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किस बुनियाद पे छोड़ी है, या कोई उनके पास कोई ठोस ग्राउंड है कानूनी तौर पर। अगर नहीं है तो बनती नहीं थी। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों से मशवरा किया, बहुत सारे नेशनल चैनल्स पे भी हमने कानूनदान की राय देखी, तो उसमें भी ये थी कि ये ऐसी बात बनती नहीं है, एतमाद का वोट तो लेना होगा। बसूरत दीगर ये भी हो सकता है कि अगर वज़ीर आला तहलील होने से असम्बली को बचाना चाहते हैं तो इस्तीफ़ा दें, और इस्तीफ़ा दे के फिर ऐवान में जाके अपना नए ऐवान के लिए जो कायदे ऐवान है उसकी वोट लेना आसान फिर भी है? एतमाद का वोट लेना मुझे बताइए, आसान है? मेरा ख्याल कल कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद तो बहुत आसान हो गया। जिन मुस्लिम लीग नून के अरकान को बाहर धकेला जा रहा था, ज़बरदस्ती ज्यादती की जा रही थी, अब वो वापस आ रहे हैं कल कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, और कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा कि उनका राइट है, वो वोट दें, अपना हक इस्तेमाल करें। हाँ, कुछ लोग बीमार हो जाएं, कुछ लोग चले जाएं, चाहे वो उस जमात के हों, कुछ आ ना सकें, कुछ को बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाए अचानक, वो तो हो सकता है, लेकिन वोटिंग तो बहरहाल होगी। आज नहीं होती, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट होती है, किसी तरीके से भी होती है, कानूनी हक है ना, हर इस्तेमाल कर सकता है, वो होती है, कब होती है। लेकिन ये हुकूमत तो हमें जाती नजर आ रही है, और उसकी मिसाल आज कैसे है कि कह दें गुड बाय परवेज इलाही। कल परवेज इलाही साहब के किसी भी जगह पे ये डिस्कशन में नहीं था कि आज वो एलडीए की गवर्निंग बॉडी का इजलास बुलाएंगे, क्योंकि ये हुकूमत, मैं पहले भी कह रहा था, मैं आज भी कहता हूँ, ये हुकूमत मास्टर प्लान तक थी। अब आज रातों रात ये मीटिंग कल बुलाई गई है, आज मीटिंग रखी गई है, आज मास्टर प्लान के लिए आज ये मीटिंग होगी, और अगर वज़ीर आला पंजाब इतने श्योर होते तो वो हंगामी मीटिंग ना बुलाते। लाहौर का मास्टर प्लान जो उजरत में बनाया गया 2050 तक के लिए, भाई कौन सी क़यामत आ गई है? अगर आप नहीं जा रहे और आपको यकीन है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दोबारा वज़ीर आला बहाल रहेंगे, आप चाहे पीटीआई से रहें, चाहे मुस्लिम नून पीडीएम से रहें, तो फिर आप बैठे रहें। फिर इतने हंगामी इजलास बुलाने की क्या ज़रूरत है? रातों रात इतना इस्तराब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, बाकी लोगों में इतना क्यों नज़र आना शुरू हो गया है? तो ये एक तो बहुत बड़ा वादिया इशारा है। दूसरी बात है कि इस वक्त सियासत, आखिरी बात करूँगा, इमरान को भी टाइम देना है कि इस वक्त सियासत जो है ना, वो गुलबर्ग लाहौर की मुनहूने मिन्नत है। बिल्कुल, आपने बस मैं ये बता दूँ, मरकज़े निगाह इस वक्त गुलबर्ग लाहौर है। इमरान भाई, मुझे गवर्नर साहब का किरदार बहुत अहम नज़र आ रहा है। देखिए जी, बिल्कुल, अगर बात की जाए, मेरी अपनी राय है कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं, ये तो अब लाजमी हर हाल में जाएंगे, दोनों सूरतों, चाहे ये खुद इस्तीफ़ा दें, चाहे एतमाद का वोट ना मिले, चाहे पीटीआई खुद चाहे, या जो अरकान असम्बली है वो इस्तीफ़ा दे दें, हर हाल में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो जाएंगे। और दूसरी बात जो आपने की है गवर्नर पंजाब के हवाले से, देखें, अगर हम आइन को देखें, हमारे आइन के मुताबिक जो स्पीकर होता है वो पाबंद होता है कि वो गवर्नर के ऑर्डर जो है वो हर हाल में मानेगा। हाँ, गवर्नर पंजाब जो है वो अगर जो इजलास चल रहा है, इजलास जब चल रहा है उसके दौरान नया इजलास नहीं बुला सकते, अगर कोई इजलास नहीं चल रहा फिर नया इजलास बुलाने के ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं, और जो स्पीकर होता है उसने ये हर हाल में मानना होता है, इस चीज़ को वो बुलाते हैं। लेकिन अब सप्तान खान जो है, जो कि हमारे स्पीकर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी मैं गवर्नर के जो एडवाइस है या गवर्नर की जो हिदायत है उनको नहीं मानता। तो ये ऑब्वियसली वही ज़िद्दी बच्चे वाली बात जो है, हम इस पर आ जाएंगे कि यही हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो ये सिर्फ इस चीज़ को ना सिर्फ इस तनाजुर में देख रहे हैं कि ठीक है जी, एक पार्टी का वज़ीर आला जा रहा है, अगली पार्टी का वज़ीर आला आ रहा है, लेकिन अना आप यकीन जाने इस बात के साथ हमारे मुल्क की मईशत और तरक्की जुड़ी हुई है। देखें, जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पर बेतहाशा मसाइल जो हैं वो होते हैं। आप कहते हैं जी कि हमारा मुल्क माशी तौर पर तरक्की नहीं कर रहा, भाई कैसे करेगा? यहाँ पर आपने एक ड्रामा रचा रखा है कि एक वज़ीर आला आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं या जो बैरून ममालिक हैं वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे या कैसे आप पर एतमाद करेंगे? छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर एक घर में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है तो उस घर में खाना नहीं बनता, मियाँ अलहदा कमरे में बैठा होता है, बेगम अलहदा कमरे में बैठी होती है, बच्चे अलहदा रो रहे होते हैं,
तो अगर उस घर में सुकून हो, प्यार हो, इत्तफाक हो, तो आधी रोटी के साथ भी तमाम लोग खुशी से रह सकते हैं। यही हमारे मुल्क का हाल है। बिल्कुल ऐसे देखें ना आप, ये वाकई तमाशा है, ये तमाशा है कि वजीर आला जो है वो कुछ दिन के लिए आता है, फिर जनाब फारिग हो जाता है। आप चाहे हमजा शहबाज को ले लें, चाहे बुज़दार साहब को ले लें, चाहे परवेज लाई को ले लें। यहाँ पे उनका भी जिक्र कर लेते हैं। अली रामे की ये खबर है जी, गुजरात डिवीजन में 5000 भर्तियों की मंजूरी। जाते जाते नवाजिशात, मैं कहती हूँ मैं इमरान वही बात आइडियलिज्म की बात कर रहा था। फिर मैं पिछली भी बात कहा था कि ये पता नहीं यूरोप से सो के उठ के आता है पाकिस्तान सुबह सुबह प्रोग्राम में। मुझे नहीं समझ आती कि ये आइडियलिज्म वाले मुल्कों वाली बातें हैं, ये कहाँ पे होता है। पंजाब हुकूमत प्रैक्टिकली वही हजरत चला रहे हैं जिनका अली रामे साहब ने जिक्र किया। बिल्कुल सही कहा। और वो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है। पहले तो ब्यूरोक्रेट्स उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ना वो किसी सर्विस की बतौर समझ आते हैं, ना वो कुछ कहते हैं जी कि वो ग्रेड 5 में भर्ती हुए थे, कुछ कहते हैं जी वो लोकल गवर्नमेंट में, कुछ कहते हैं टाउन में भर्ती। भाई अब आप सारी बंदरबाड़ खुद कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को खुद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग से। जो हुक्म नहीं मानता उसको ट्रांसफर करके जाना पड़ता है। अब मेरा ख्याल है कि इमरान चूंकि पॉलिटिकल रिपोर्टर भी रहा है और इमरान ने पीटीआई को बहुत अच्छी कवर किया है, जो पीटीआई के वजीर के साथ इजलास में हुआ जिसके बाद उसको इस्तीफा देना पड़ा, आप उस स्टोरी को डिग आउट करें तो आपको बड़ी आंखें हैरान हो जाएंगी कि ये कैसे हो गया कि एक मामूली सी बात पे ना सिर्फ उनको सॉरी टू से शटअप कॉल दी गई, बल्कि उनको इस्तीफे के लिए कहा गया और वो इस्तीफा दे के चले गए, बल्कि उनको बाहर जाने के लिए हतकमेज़ रवैये के साथ बाहर भेज दिया गया। तो अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि वज़रा की तजलील करा के वो इस तरह की हुकूमत को सपोर्ट करके समझते हैं कि मैं पंजाब पे हुक्मरानी कर लूँगा, तो अब ये उनकी खाम ख्याली है। पंजाब उनके हाथों से परवेज़ लाई की हुकूमत में जा चुका है। इसको वो जल्दी माने, देर से माने, ना माने, वो तो उनकी अपनी मर्जी है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत जो परवेज़ लाई साहब चला रहे हैं वो अब वन मैन शो चल रहा है, और मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आला के, वो उनके मरहूने मिन्नत है, और वो जो कहते हैं वो हो जाता है। परवेज़ लाई साहब अगर वो राइट जा रहे हो तो वो लेफ्ट चले जाते हैं। सब चलने वाला, मैं तो कह रहा हूँ कि 2 से 4-5 दिन के अंदर अंदर हालात तो ये है कि चीज़ें तय हो रही हैं। अब कान को ये इधर से पकड़ के तय कर लें या उधर से पकड़ के तय कर लें, बात इन पर है। खैर ये भी खबर है जी, जियाला वजीर आला लाने की तजवीज़। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से एक और मुलाकात। ये मेल मुलाकातें आजकल बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कुछ अंदर पक रहा है। जियाला वज़ीर आला तो फिर अगर देखें, ये खबर के मुताबिक देखें तो फिर हसन मुस्तफा साहब से तो पंजाब में बहुत ज़्यादा कोई जियाला नज़र नहीं आता। एक्टिव ज़्यादा, एक्टिव बहुत हैं, एक्टिव भी बहुत हैं और बड़ा टफ टाइम भी देते हैं। और ऐवान में जिस तरह वो बोलते हैं और बाहर निकल के जिस तरह मीडिया टॉक करते हैं, कुछ दिनों से वो थोड़ा सा कम हो गए थे, लेकिन वो बड़े आड़े हाथों लेते हैं और उनकी बातों में बड़ा वजन होता है, और वो बात इतनी प्यार से, इतनी नरमी के साथ मजाक में लेकर कर जाते हैं बड़ी बड़ी बात, जो कि शायद अगर वो स्टेट करें तो हजम करना किसी के लिए मुश्किल हो। तो ठीक है भाई, उनकी भी ऑप्शन है, लेकिन ये एक बिल्कुल आई वॉश है। मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब में और जरदारी साहब में जो मुलाकात गुलबर्ग में हुई, उसमें बहुत सारी बातें तय हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद अब ये कभी बॉल इधर फेंकेंगे, उधर फेंकेंगे, वोटिंग होगी नहीं होगी, कोई अदालत में चला जाएगा, कोई वापस आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेट गवर्नमेंट चली जाएगी और अपना इनका बंदा आ जाएगा। मेरे अपने ख्याल में जो मेजर इंफॉर्मेशन है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में उम्मीदवार तय हो चुका है। तय हो चुका है, दोनों तरफ से उम्मीदवार, दोनों तरफ तय हो चुके हैं। वो कौन हो चुके हैं चलें वक्त बताएगा। और अगर वो पीटीआई का हो, मतलब कि पीपल्स पार्टी का होगा तो सूटेबल है, जिनका जिक्र मैंने किया। अगर नून लीग के होंगे तो उनके लिए वो सुलझे हुए एक एमपी बड़े सूटेबल हैं, तो चीज़ें चलेंगी आगे, अच्छी बात है। अब एक बात इमरान से, चूँकि इमरान साहब खान साहब से बड़े कुर्बत में रहे हैं पहले जब करते थे, तो ये अब वो भी तो देखे ना वो क्या सोच रहे हैं, इतनी खामोशी क्यों है भाई। 11-12 साल मैंने जो है वो पीटीआई कवर की है। ऑब्वियसली जब आप किसी एक जमात को कवर करते हैं तो आपकी अच्छी सलाम दुआ जो है वो बन जाती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से बात करें तो उनकी जो सोच है ना, वो हमेशा से ये रही है कि वन मैन आर्मी। वो खुद को ये समझते हैं कि भाई जो मैंने कह दिया वो ठीक है, जो मैंने डिसीजन ले लिया बस वही होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें हम जियाला वज़ीर आला के हवाले से जो बात की जा रही है कि लाने के हवाले से, यहाँ अगर हम बात करें ना आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, तो अगर इफ़हाम व तफ़हीम की सियासत हो या कोई और मामला हो तो आसिफ अली जरदारी साहब का नाम जो है ना, वो सियासत का सबसे बड़े सतून में उन्हीं का नाम, उन्हीं का नाम है कि उन जैसी सियासत जो है ना वो नहीं कर सकता। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है कि कुछ अरसा कबल जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने जब लाहौर का विजिट किया था तो तब इन्होंने ये कहा था कि अब मैं अपना कदम जो है वो पंजाब में रखूंगा, पंजाब में अपनी सियासत जो है वो शुरू करूंगा। तो तब पीटीआई जो है वो ये कहती थी कि लें कराची इनसे संभाला नहीं जा रहा, सिंध इनसे संभाला नहीं जा रहा, पंजाब में ये कैसे आ सकते हैं, ये तो सोचे भी ना।
और आज आप ये देखें कि वही आसिफ अली जरदारी साहब वो दूरअंदेश हैं और उनकी सियासत बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। और अब आप देखें ना कि काफ लीग जैसी जमात ने खुद अपना वोट जो है, चौधरी शुजात हुसैन ने अपना वोट खुद जो है वो उनके हवाले कर दिया है कि भाई ये देखें। अब मेरे ख्याल से होगा यही जो अब ऑब्वियसली पीडीएम के हवाले से भी बात करें तो इसमें भी आसिफ अली जरदारी साहब के डिसीजन जो है इनको काफ़ी अहमियत जो है वो दी जाती है। तो अब देखते हैं कि पंजाब का वज़ीर आला अब कौन होगा, इसके लिए हमें 3-4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। 3-4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। खबर को हम वाइंड अप करते हैं। सो आप बस दिन गिनना शुरू कर दें, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। कुछ इशारे कर दिए हैं ढके छुपे अल्फाज में, अब देखना ये है कि नाम किसका सामने आएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। सियासी मंजरनामा तो अपने टाइम के साथ क्लियर होता जाएगा। कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कुछ आपको 1-2 दिन में और वाज़ेह होती नजर आ जाएंगी, लेकिन अवाम के मसाइल वहीं के वहीं हैं। तवानाई बहरान, विफाक का बजट पॉलिसी का ऐलान, रेस्टोरेंट और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। अब इस पर ताजिर सीखपा हैं, होंगे, होना चाहिए। दुरे नायाब ना, ये अपनी लग्जरी गाड़ियाँ क्यों नहीं बंद कर देते? ये अपने हैवी खर्चे पेट्रोल और डीजल के जो अखराजात हैं वो क्यों नहीं बंद कर देते? ये तो रात तक लेट सिटिंग दफ्तरों में करते हैं और सरकारी वसाइल का ज़िया करते हैं, वो क्यों नहीं रोक देते? ऐवान वज़ीर आला में जो शाह खर्चियाँ हो रही हैं, जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं, जो चीज़ें अब उसका जिक्र ना करें, थोड़ा सा टाइम रहेगा, चलें आप उनको क्यों नहीं छोड़ देते? मैं ये देख रहा था कि क्या हमारे हमसाया ममालिक में जो कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बिलियन के करीब आबादी है, आप क्या वहाँ पे ऐसी याशियाँ होती हैं? शायद उनके वज़ीर आज़म को भी वो गाड़ियाँ नसीब ना हो जो यहाँ हमारी ब्यूरोक्रेसी को नसीब है, जो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी लेवल के, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के लोगों को नसीब है। जितना प्रोटोकॉल इनको दिया जाता है वहाँ पे शायद किसी मिनिस्टर को ना दिया जाता हो। तो क्या ये अयाशियाँ बंद करके आप ये जो, मैं कल एहसन इकबाल साहब के देख रहा था, वो कह रहे थे जी कि अगर हम ये सब कुछ कर लेते हैं तो हमें या ख्वाजा हासिफ साहब की स्टेटमेंट थी या एहसन इकबाल साहब की थी, तो हमें 73 अरब रुपए सालाना की बचत होगी। भाई अगर अब सिर्फ सरकार को नकेल डाल लें, ब्यूरोक्रेसी को नकेल डाल लें, पुलिस को नकेल डाल लें, वसाइल को ज़्यादा से बचा लें, तो आपको पता नहीं खरबों रुपए की बचत हो जाए। आम बंदे पर आप पे निकलते हैं, आम बंदे पे आप इस काबिल ही नहीं है कि किसी ब्यूरोक्रेसी या किसी इस तरह की याशी करने वाले महकमे पे कट लगा सके। आपको याद है कि फ्यूल कट की पॉलिसी थी, शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने फ्यूल कट की पॉलिसी दी कि जो फ्यूल का ज़िया नहीं होगा, हमारे बड़े क्राइसिस हैं। किस इदारे ने फ्यूल कट किया है? तो आप बता दें, आप साबित कर देंगे जी इस इदारे ने फ्यूल कट किया है। किसी इदारे ने 25% तो दूर की बात, किसी ने 5% भी फ्यूल कट किया है, तो आप ऑन रिकॉर्ड ले आए। अयाशियाँ तो हमारी इस तरह है कि जिस तरह हम पता नहीं अमेरिका की कोई रियासत है और हमारे पास फंड के बड़े वसाइल हैं, और हालात हमारे पास ये है कि जो अजाब गरीब बंदे पर इस वक्त है ना, मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो क़यामत के करीब के जो मनाजिर है ना वो अभी इसी दौर में देख लिए हैं। बिल्कुल सही कहा। खाने को रोटी उनके पास नहीं है, इलाज के लिए पैसा उनके पास नहीं है, 2 नंबर दवाइयाँ वो इस्तेमाल करके मर रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, इज्जत उनको कोई नहीं मिलती, तालीम उनके पास नहीं है। इससे ज़्यादा जहन्नम वाली हालत में रहने से उनके पास और क्या? मैं कहती हूँ गरीब के लिए तो आपने ज़िंदगी तंग कर दी है। इमरान भाई क्या कहना चाहेंगे? 8 बजे जो मार्केटें बंद करने का फैसला है, कैसे देखते हैं? देखिए जी, दुर्रे जो बात कर रहे हैं, अगर बात की जाए कि जो पॉलिटिकल क़यादत होती है, इंतखाबात से पहले जो सियासी दावे और वादे होते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद वो फुलफिल नहीं होते, उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता। दूसरी बात ये रही कि जो ब्यूरोक्रेसी की शाह खर्चियाँ हैं वो कभी भी कंट्रोल जो हैं वो नहीं की जा सकती, और ना ही कोई भी गवर्नमेंट जो है वो करेगी। खैर ये तो इस पे मोहर लगा दो कि ये ऐसे ही होना है, कोई भी गवर्नमेंट ले ले उसमें ऐसे ही होता है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम इस तरफ आएँ कि जो रात को मार्केटें जो है वो 8 बजे बंद करने का डिसीजन है, इसमें मेरे ख्याल से जो रेस्टोरेंट है उसके हवाले से जो है वो अब फैसला ये किया जा रहा है कि इसको 10 बजे तक जो है वो बढ़ा दिया जाएगा इस फैसले को, कि रेस्टोरेंट जो है वो 10 बजे तक रहे। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर हम सिर्फ इस फैसले को देखें तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि तवानाई जो है वो इस वक्त आपके पास ऑल्टरनेट कोई भी तरीका नहीं है बिजली बनाने का, या जो भी आप कोशिश कर रहे हैं वो कोई भी नहीं। इमरान भाई, कुछ देर के लिए आपको ये याद आती है ना चीज, आप इस पे अमल दरामद उस तरह से नहीं करा पाते हैं। आप ये क्यों नहीं कर देते कि जो लोग दफ्तरों में टाइम से नहीं पहुंचते, हम लोग पहुंच जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी अभी 11 बजे तक नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल ऐसे खोकर साहब थक गए खबरें दे दे के दफ्तरों में नहीं आते, आप टाइम से जाएं। दुर्रे, वो मैंने आपको बताया कि वो ऐसे ही रहना है, वो कभी नहीं हो सकता। वो तो मैंने आपको कहा कि उस पर मोहर लगा लें कि ये मसाइल नहीं कम होंगे। ठीक है, अगर आप ये देखें, क्या अब आप ये सोचें कि क्या इस डिसीजन के बाद तरक्की होगी या नहीं होगी। क्यों? आप देख लें पूरी दुनिया में इस चीज़ पे अमल दरामद होता है।
दुर्र नयाब ने भी इंटरनेशनल बहुत विजिट की हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, यूके की देख लें, यूरोप की देख लें, वहाँ भी यही होता है। अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें, आप भारत को देख लें, इंडिया में भी टाइम जो है वो 9 बजे का है। 9 बजे के बाद वहां पर कोई शॉप जो है वो खुली नहीं होती। तो यहाँ 12 बजे से पहले दुकानों पे लोग जाते यही असल मसला है, यही असल मसला है। ये भी तो रेस कर रहे हैं कि जोर आम आवाम पर है। देखें, जब अल्लाह ताला ने आपको कुदरती तवानाई दी है, रोशनी दी है, भाई आप सुबह 12 बजे दुकानें खोलते हैं, आप सुबह 10 बजे खोल लें या 8 बजे खोल लें, आम आवाम पे है। हम कर रहे हैं ना सर, बात इस तरह है कि अवाम पे रहना ही है। वो तो मैंने आपको बात शुरू करने से पहले कर दिया कि वो तो रहना ही है। वो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए यही होना है, अवाम ने पिसना ही है, ठीक है। भर्ती जो भरना जो है वो अवाम नहीं है, ठीक है। करे कोई भरे कोई। ताजिर बिरादरी बहुत ज्यादा नाराज हो रही है, ताजिर बिरादरी को ना, करने वाले वही आप वाली बात के ताजिर बिरादरी जब अल्लाह के हुक्म से उठती ही सुबह 12 बजे है, तो इन्होंने सुबह आप फजर की उठे, अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़े, आप वर्जिश कर ज्वाइन करेंगे हमारे साथ ही। तो ये थी अपडेट जो कि आप तक पहुंचा दी। अगली खबर की तरफ हम आ रहे हैं और गुज़श्ता तकरीबन 1 महीने से यही सूरत हाल चल रही है। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल, दिल के मरीजों की ये वाहिद इलाजगाह है जहां पर मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ PIC में ही आते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर क्योंकि मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो सूरत हाल को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कोई गफलत होती है, कोई कोताही होती है। इससे भी आगे की जो एक वर्ड में अब मैं क्या यूज़ करूं, महंगे स्टंट्स खरीदने से खजाने को 78 करोड़ से जायद के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हमने ये खबर सुनी थी स्टंट्स नहीं है तो जो मतलूबा आपको साइज का स्टंट चाहिए वो नहीं है, उसकी जगह 2 स्टंट डाले जा रहे हैं। और फिर ये भी पता चला कि स्टंट है ही नहीं, मरीज वहाँ पर आ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि जी आप खुद ही खरीद के लें। दुर्र नायाब। अच्छा जी, ये पहले भी ये बात उठाई गई और मेडिसिन का स्कैंडल आया। आपको याद होगा कि मेडिसिन स्कैंडल में भी इसी तरह की प्रोक्योरमेंट की जानी थी और फिर टेंडर दिया गया, सिंगल बिड दी गई, उस बंदे को अकोमोडेट किया गया। ये अब रूटीन का मैटर बनता जा रहा है। खान साहब जो कहते हैं ना कि जी करप्शन मैटर नहीं करती थी हुकूमत में, मुझे बड़ा मजबूर किया जाता था। भाई ये जो करप्शन हो रही है इसमें इस गवर्नमेंट के लिए, जो परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट है, इनके लिए करप्शन मैटर कर रही है कहीं पे। आए रोज जो स्कैंडल आ रहे हैं, अब यहाँ पे कौन मजबूर कर रहा है कि जी करप्शन पर नोटिस न लिया जाए। हुकूमत आपने बनवाई है, हुकूमत आपके रहमो करम से ही चल रही है, काफिल 10 सीटों से आपकी वजह से बैठी हुई है और अगर परवेज इलाही साहब वजीर आला है तो आपकी वजह से है। और अगर अब ये करप्शन के मामला हो रहे हैं, लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, करप्शन को खुल्लम खुला फरोग दिया जा रहा है, तो आपने बाजी है। मुझे तो मैडम का रवैया नहीं समझ आता इमरान भाई, मतलब उनके अंदर गुस्सा है। आप कर कुछ पानी रहे, डिलीवर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप लोगों पे और जो कहते हैं उसका उल्ट करना उन्होंने और इल्जाम पे इल्जाम आप सरकारी खजाने को 78 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कर रही हैं, इससे ज्यादा होगा। ये तो बहुत कम बताया आपने, ज्यादा होगा। ये एक सेगमेंट में ये होगा, ऐसे ही होगा जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मालकान को वजारत दे देंगे या पॉलिसी साजी का इख्तियार होंगे तो भाई यही होगा ना। मुझे आज भी याद है चेयरमैन तहरीक साहब इमरान खान जब हुकूमत में आए तो उन्होंने ये ऐलान किया था, काबीना जब बनानी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं वजारतें उनको दूंगा जिन वज़रा का अपना बिजनेस नहीं होगा। ओ भाई किनको वजारतें दोगे फिर? अच्छा, इन्होंने ये ऐलान कर दिया, उसके बाद आप वजारतें देखिए किनको दी हैं। हेल्थ की वजारत देख लें किनके पास है, ऑब्वियसली जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं और जिन्होंने अपने हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक उन्होंने अपने हॉस्पिटल 1 से बढ़ा के 3 कर लिए हैं, उनके अपने क्लिनिक है। इस तरह आप बाकी वजारतें देख रहे हैं, आप शुगर मिल के मालिकों को आप जनाब पॉलिसी साजी में ले आए, आपने फनास दे दिया, आपने ख़जाना और बाकी वजारतें जो है वो उनको दे दी। मतलब फिर वजारतें आपने ऐसे बांटी कि जिसका जो कारोबार था आपने उसको वजारत दे दी। तो फिर भाई यही होगा ना कि उन्होंने अपने मुताबिक पॉलिसीज बनाई, आवाम का नहीं देखा, हुकूमत का नहीं देखा, सरकारी खजाने का नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हम कैसे सेफ रह सकते हैं, हमें कैसा फायदा हो सकता है और हमारे बैंक बैलेंस में कैसे इजाफा हो सकता है। लॉन्ग टर्म सोचा ना कि हम जब चले जाएंगे, वजारत नहीं होगी तो हम आने वाले दिनों में ऐसी पॉलिसी बना दें कि हमें कई साल तक पॉलिसी का कौन सोचता है? पॉलिसी का तब सोचे ना जब उन्होंने अवाम का और मुल्क का सोचना है। अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान के साथ मुखलिस कौन है? अवाम के साथ मुखलिस कौन है? यहाँ सिर्फ वो ये देखते हैं कि हम वजारत में इसलिए आए हैं कि एक तो हमने जो अपोजिशन है उसका बेड़ागर्क करना है, उसको केसेस में कैसे फंसाना है, खुद को कैसे सेव करना है, अपने केसेस कैसे खत्म करने हैं और अपना अगला इलेक्शन कैसे बनाना है। मेरे पास सिर्फ लास्ट मिनट रह गया है, आगे आपके सामने सियासी हालात हैं।
दुरेनायाब ये काम तो नहीं होने वाला ना, फिलहाल तो ना तो स्टंट्स की खरीदारी होगी। देखिए अब हर चीज़ रुक रही है और बहुत जल्द जो उलझन में काम किए जा रहे थे वो तो नहीं होंगे। आज सिर्फ परवेज लाई साहब जो गोल्डिंग बॉडी का इजलास कर रहे हैं उसमें लाहौर का मास्टर प्लान बहुत ज़रूरी है। हुकूमत रहे ना रहे, आपकी पीटीआई से कोई मोहब्बत रहे ना रहे, पीडीएम आपको नॉमिनेट करे ना करे, मास्टर प्लान अप्रूव करा लो, बस उस पर फोकस है। और दूसरी बात ये है कि इमरान ने जो गैरत की बात की है कि जी किसी को तो इज्जत और गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। एक तो करके इस्तीफा देके घर चला गया है, हाँ। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और वो भी और उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई, बजाय कि इमरान खान से पूछते परवेज लाई साहब को बुला के कि जी आप हमारे वज़रा के साथ क्या कर रहे हैं। अगर उसने वैलिड पॉइंट नहीं उठाया, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक उसने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया था और एक कानून बताया था कि कानून में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, कानून में इस चीज़ की इजाज़त है, तो वो ना सिर्फ उनको शटअप कॉल मिली बल्कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब उनकी तस्दीक का जिम्मेदार कौन है? यहाँ तो जो आवाज़ उठाता है उसके साथ जिल्लत का मामला रवैया किया जाता तो फिर लोगों ने चुप ही बैठना। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर आते हैं शो में। एजेंसी है, किस तरह से इसका क़याम अमल में लाया गया, क्यों ज़रूरत महसूस हुई और सूरत हाल इसकी बताइएगा। हमारे पास जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी इस वक्त मौजूद है तमाम बैनुल अक़वामी तकाज़ों के मुताबिक है क्या वो? ये आपका पहला सवाल था कि ये कैसे मार्ज़ वजूद में आई। तो मैं तो सबसे पहले बता दूं कि मैं अमेरिका में था। मैं इस फील्ड में 1976 से हूँ। तो 2008 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कॉन्टेक्टेड मी कि दे वांट टू बिल्ड अ लैब। तो उसमें मैं पाकिस्तान आया हुआ था, मेरी मुलाकात हुई, उसमें डिस्कस किया गया कि ये ऐसे बनेगी और तो अखराजात होंगे। तो गवर्नमेंट पंजाब उस वक्त 2008 में डिसाइड किया कि भी हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनानी है। उसमें फिर मैं कंसल्टेंट था। ड्यूरिंग कंसल्टेंसी इसको 27 माह लगे हैं इसको बनाने में। 2009 से लेके 2011 नवंबर 2011 में ये कंप्लीट हुई है। उसमें मैं उस वक्त कंसल्टेंट था, मैं आता जाता था यहाँ पे अमेरिका में, हर 6 हफ्ते बाद में आता था। ये डिज़ाइन जो भी है, एवरीथिंग यू सी इज़ डिज़ाइन बाय मी, और मैंने इसमें कंसल्टेंसी वाज ज़ीरो, आई डिडंट चार्ज एनी मनी। बहरहाल ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट एजेंसी है, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट फोरेंसिक फुल सर्विस लैब है। अगर हम केसेस के हिसाब से देखें तब भी ये दुनिया की सबसे बड़ी है। हम तकरीबन एवरी ईयर हम 1,25,000 केस रिसीव करते हैं। एक साल में आप बता रहे हैं कि 1,25,000, उसमें से सॉर्ट आउट कितने होते हैं, कितने केसेस निपटाए जाते हैं? अच्छा जी, उसमें अगर केस के बाद मैं आप बता दूं, केस तो 1,25,000 है, लेकिन नंबर ऑफ़ आइटम्स या एग्जिबिट शवाहद जो हम टेस्ट करते हैं वो 2 मिलियन से ज़्यादा हैं पर ईयर। और उनमें से जो जब केस आता ऐसे है कि कोई भी केस किसी जगह वक़ूआ हुआ है, टेररिस्ट एक्ट है, अनफॉर्चुनेट सेक्सुअल असॉल्ट है, मर्डर है, आर्म रॉबरी है, तो वी हैव सैटेलाइट स्टेशन क्राइम सीन यूनिट्स। हर डिवीज़न में हमारा सैटेलाइट स्टेशन है। साइंटिस्ट आर अवेलेबल टू गो टू द क्राइम सीन 7 days 24 hours ओपन है। सही। अब ये कह दीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी डील करती है? खुदा ना खास्ता किसी के साथ इस तरह के कौन कौन से ऐसे वाकयात हैं जो कि पेश आए और डायरेक्ट आपसे रब्ता किया जाता है या पुलिस के थ्रू आपसे रब्ता किया जाता है? तरीक़ाकार ये है, जो दुनिया में भी यही तरीक़ाकार है जो हम पाकिस्तान में अपनाया गया है। तरीक़ाकार ये है कि हमें कॉल आती है पुलिस से। ठीक है। पुलिस से कॉल आती है कि फ़लाँ जगह आर्म रॉबरी हुई है या फ़लाँ जगह डकैती है, कोई अनफॉर्चुनेट ज़्यादती का केस है, तो हम जाते, हमारी टीम उसी वक्त डिस्पैच हो जाती। विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन लेस दैन 5 minutes वी लीव आवर स्टेशन टू गो टू द सीन। जाके हम शवाहद इकट्ठे करते हैं, पैक करते हैं, सील करते हैं, टेम्पर प्रूफ सील होती है, उसको टैप करके चेन ऑफ कस्टडी बना दी जाती है। आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है चेन ऑफ कस्टडी। देन ही ब्रिंग्स टू द लैब, वो हमारे एजेंसी में लेके आएगा, वो सबमिट होगी। फिर जब सबमिट हो जाएगी लैब, देन इट विल बी ट्रांसफर टू द रेलेवेंट सेक्शन। चूँकि 14 डिसिप्लिन है। अगर फर्क ज़्यादती का केस है उसमें
DNA सराजी मुझे है। ये बताइएगा, आपने बताया कि आपका सिस्टम इस तरह से काम करता है कि आप जाए हादसा पे गए, शवाहिद इकट्ठे, आपका सिस्टम क्या नादरा से ऑनलाइन है? खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मुजरिम जिसने कोई किसी जगह पर गन का इस्तेमाल किया, आपने वो फिंगरप्रिंट्स लिए, नादरा से डायरेक्ट आपको डाटा उसी टाइम मिल जाता है? नहीं, नादरा का सिस्टम और है, ठीक है। हमारा और है, मैं आपको उसके बाद में बताऊंगा, चूँकि हमारा अपना सिस्टम है ये। नादरा का सिस्टम वो है कि वो वेरिफिकेशन के लिए है, वो फिंगरप्रिंट ऐसे लेते, सिर्फ ऐसे हम रोल करते हैं कि सारा ये भी हमने लेना है, ये भी लेना है। अच्छा, फिर इस तरह कोई पोर्शन ऐसा नहीं हाथ का जो हम छोड़ दें, सही। वो उनके पास सिस्टम नहीं है, तो वो डेटा यानी आप नादरा से कोई हेल्प नहीं लेते हैं? नहीं आपका ना, अपना सिस्टम वो है। कर ही नहीं सकते हमारी मदद। ठीक है। हमारी कई मीटिंगें भी हुई हैं, लेकिन वो आम लोगों को तासर यही है जो आपने फरमाया अभी कि भी उनके साथ नहीं, वो वेरिफिकेशन सिस्टम है। ये हमारे पास तो पार्शियल प्रिंट्स होते हैं। पार्शियल प्रिंट ये है कि फ़र्ज़ करें कप चाय का पकड़ा तो मेरा ये हिस्सा लग रहा है, जी, ये तो वो नादरा का पास तो है ही नहीं है, सही। तो पार्शियल प्रिंट होते हैं। इसके लिए हमने अपना सॉफ्टवेयर लिया है, हार्डवेयर है, मैंने 2.5 साल से काम कर रहे हैं। तो हमने सारी जेलों में, पंजाब की हर जेल में स्कैनर लगाए हुए हैं। लाइव जब भी कोई क्रिमिनल आता है उसका स्कैन करते हैं, स्कैन करके डाटा हमारे पास आ जाता है। तो वो से हमारे पास 2 लाख से ज़्यादा के सैंपल हैं। एक केस को निपटाने में मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम आपके पास दरकार होता इट है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द केस। DNA का केस होगा तो वी लाइक टू फिनिश विद इन 6 वीक्स। कई दफ़ा ये होता है कि अगर रश केस आ गया है तो वी हैव टू स्टॉप, वी कैन डू इन कपल ऑफ डेज, वरना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमारी पॉलिसी है। अगर कोई रश केस आ गया है, कोर्ट को रिजल्ट चाहिए, डेट आ गई है कोर्ट की, वी विल टेक आउट ऑफ द लाइन एंड फिनिश द केस बिफोर सो दैट वी कैन प्रेजेंट अवर रिपोर्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सही, डायरेक्ट कोई शहरी आपसे रब्ता नहीं कर सकता? नहीं, सिर्फ 3 महकमे हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी। इसके सिवा चूँकि अगर किसी के शहरी को ज़रूरत है तो दे विल कॉन्टेक्ट द पुलिस और प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी, क्योंकि एक तरीकाकार है, दुनिया में भी यही तरीकाकार है। ये हमारा कोई हमने वहीं से लिया है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्राइम लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है। सही। क्या आपके पास इतनी मैन पावर है, जितने केसेस आप बता रहे हैं, कि आप उनको निपटा सकें? हर्डल्स आप क्या समझते हैं आती हैं आपको काम करने में? देखिए, ये मैन पावर अभी तक तो ठीक है हमारे पास। अब चूँकि डॉलर रेट को बढ़ गया है तो उससे हमारे चूँकि हमारे जितने कंज्यूमेबल्स हैं और जितनी मशीनरी है ये बाहर से आती है, वी हैव टू स्पेंड डॉलर्स। जितने कंज्यूमेबल है हमारा अब जो हमारा रनिंग कास्ट है पर ईयर फॉर कंज्यूमेबल्स एंड सैलरीज वो 1.7 बिलियन रुपीज़ है। 1 अरब 70 करोड़ के करीब हमारा साल का कंज्यूमर का है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मनी वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डॉलर्स टू पे फॉर आवर केमिकल्स। अब हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अल्लाह करे ठीक हो जाएगा अब यहीं। तो ये और कोई नहीं है हमारे पास, चूँकि मैन पावर हमें मिल जाती है। बाय द वे दिस इज़ द लार्जेस्ट फैसिलिटी फॉर मैन पावर आल्सो। हमारा स्टाफ इस वक्त 1250 लोग हैं, ठीक है, और हमें हमारा 1500 के करीब होगा अभी हमने हायर करने हैं। सही। सो अभी आपके पास 1250 लोग हैं और मज़ीद हायरिंग भी की जाएगी इसके लिए। सो मुझे अब ये बता दीजिएगा कि जिस तरह से हम देखते हैं कि ज़्यादती के वाक़यात हो गए, क्राइम सीन पर आपकी टीम पहुंची है, सो वहाँ से जो शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं उनको फिर किस तरह से प्रोसेस किया जाता है लैब में लाकर, कितना उसके लिए टाइम दरकार होता है? ये फ़र्ज करें एक आर्म रॉबरी है, लेट्स से आर्म रॉबरी हुई है, वहाँ से क्या चीज़ रिकवर होगी? बुलेट्स रिकवर होगी कि एम्प्टी जो है जिसको केसिंग कहते हैं वो रिकवर होगी, बाद में गन मिलेगी या फिंगरप्रिंट मिलेंगे जहाँ जहाँ उन्होंने टच किया है। तो जो कलेक्शन के बाद हमारी टीम जाती है वो सील करके रेलेवेंट सेक्शन, इसमें कौन कौन से डिवीजन इन्वॉल्व है, सबसे पहले फिंगरप्रिंट होगा, क्योंकि दे विल ट्राई टू आइडेंटिफाई डेवलप द फिंगरप्रिंट। जो एक और मैं चीज़ बता दूं, हमारे जो प्रिंट होते हैं इनविजिबल होते हैं, वी हैव टू मेक, जैसे मैंने अब ये टेबल को मैं हाथ लगाऊंगा आपको नज़र नहीं आ रहा, वहाँ हमारा फिंगरप्रिंट आ गया। जैसे आपने पेपर पकड़े हुए हैं, इसके ऊपर फिंगरप्रिंट है बेशुमार, लेकिन वी मेक देम विजिबल। विजिबल बनाने के बाद फिर उसको हम डाटा में सर्च करते हैं, या कोई सस्पेक्ट मिल गया है
तो उससे मैच करेंगे। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा, यहाँ खुदा ना खास्ता हमने थोड़ा सा लोगों को एजुकेट भी करना है ना, अगर किसी के साथ कोई ऐसा वाकया हो गया है, क्राइम सीन है, उधर आपने एहतियात क्या करनी है? क्योंकि नॉर्मली हम खुद ही जितने निशानात हैं उनको मिटा देते हैं। आई एम ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेक श्योर कि भी कॉमन नॉलेज हो। फ़र्ज़ करें आर्म्ड रॉबरी हुई है, तो पता तो है ना, घर में लोग हैं, तो जहाँ जहाँ उन्होंने टच किया है, कल्प्रिट ने जहाँ जहाँ पे टच किया, आपको पता होता है कहाँ से वो एंटर हुआ, क्या चीज़ उसने फर्ज पहले करें उठाई? उसने दरवाज़ा खोला है, सेफ खोली है, किसी चीज़ को बैग को हाथ लगाया है, प्लीज़ डू नॉट टच दोज थिंग्स टिल आवर टीम कम्स इन, वी विल डेवलप द फिंगरप्रिंट्स एंड टेक दोज टू इन आवर कस्टडी। फिर अगर उसने फ़र्ज़ करें कई दफ़ा ये आके चाय पानी भी पीते हैं, अभी जो ऐसे वाक़यात हुए हैं, अगर पानी पिया है वो बाटल को हाथ न लगाए, वहाँ पे फिंगरप्रिंट भी है, DNA भी है। अगर कहे कि कप को हाथ लगाया या चाय पी है, उसको ना छेड़ें, चूँकि उसमें DNA भी है, फिंगरप्रिंट भी है। सही। तो इस तरह से ये तो हो गया इसमें। अगर ज्यादती का केस कोई हुआ है तो उसमें सबसे पहले ये है कि जो फीमेल या मेल, साडमी केस में मेल अदरवाइज फीमेल, वो जो कपड़े उसने बाद में पहने वो कपड़े ज़ाया ना किए जाएँ। उस पर सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस उसके ऊपर है टू ट्रेस द कल्प्रेट। वो कपड़े ज़ाया ना किए जाएँ, उनको धोया ना जाए, उनको वैसे रख लिया जाए, पुलिस के कस्टडी में दे दिया जाए। इसी तरह जहाँ जहाँ उसने हाथ लगाया, किसी को फ़र्ज करे किसी कमरे में उसने पानी की बोतल को हाथ लगाया, टेबल पे हाथ रखा, मेक श्योर कि डू नॉट टच द एरिया। हाँ, यानी आपको जहाँ कहीं पे भी लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं जिनसे शवाहिद मिल सकते हैं, उन चीज़ों को आप मत छेड़ें जब तक अनटिल अनलेस टीम ना आ जाए और वहाँ से फिंगरप्रिंट्स ना ले लिया जाए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कि शवाहिद इकट्ठे करने में मदद देती हैं। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो MLC है, मेडिकल लीगल। डॉक्टर ने जो प्रोसेस करना है विक्टिम को, वो जितनी जल्दी हो सके वो MLC करवानी चाहिए। ठीक है, वो सैंपल वहाँ से कलेक्ट करके वो हमारे पास आएंगे। ठीक हो गया। तो अगर ये एविडेंस ठीक तरह से नहीं आई तो आवर एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्राइम लैब इज यूजलेस। को भी काम करने में मुश्किलात होती। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक अपडेट आप तक पहुंचानी है, और अपडेट मशहूर सोशल मीडिया स्टार हैं नन्हे DSP मुकर्रम, जो कि कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आप सभी लोग जानते हैं कि तलबा हमारा असासा है, कौम के मेमार, कौम का मुस्तकबिल हैं। किसी भी कौम की मैं कहती हूँ कि जी रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी ये है कि आप तलबा को तमाम तर वो तालीमी तकाज़े जो कि आज की ज़रूरत है उनसे रोशनास कराएं। और इसके लिए हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस बहुत ज़बरदस्त मेहनत भी कर रहे हैं और अपने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स पर काम भी कर रहे हैं, और यही वो तलबा हैं जिन्होंने आगे चलकर मुल्क की भाग दौड़ संभाल ली है। यहाँ पे हम जिक्र करना चाहेंगे क्रिसेंट कॉलेज का, जिनका बहुत ज़बरदस्त कारनामा ये है कि उन्होंने अपने तलबा को जहाँ कहीं पे हम देखते हैं अच्छी तालीम तो दिलवा ही रहे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से ज़ेवर तालीम से स्टूडेंट्स को आरास्ता तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक अच्छा इकदाम ये उठाया गया कि बैनुल अक़वामी दौरा कराया गया, दूसरे ममालिक में जाकर वहाँ से चीज़ें सीखना, उनके एक्सपीरियंस देखना, उन तजुर्बात को यहाँ आकर इम्प्लीमेंट करना, मेरे ख्याल से ना सिर्फ तलबा की ज़हनी और जिस्मानी और ना सिर्फ उनके तालीमी मैदान में उनके लिए हेल्पफुल होता है, बल्कि बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखते हैं और वो आपको किस तरह से ना सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हेल्प आउट करते हैं। ये सब चीज़ें आप जब फील्ड में जाके एक्सपीरियंस करते हैं, वापस आते हैं, तभी आपको पता चलती हैं। सो आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उन तलबा से जो कि क्रिसेंट कॉलेज के तलबा हैं और वो अवामी दौरे पर गए। इस दौरे का मकसद क्या था और इन तलबा ने इस दौरे से सीखा क्या, हम आज के प्रोग्राम में आपको इन तलबा से मिलवाएंगे और इनका ये तमाम एक्सपीरियंस भी जानेंगे। हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी जी। शहराज हैं, आफान हैं, बासित हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इंटर के स्टूडेंट्स हैं। सो इनसे जानेंगे, पहले तो इन्हें शो में वेलकम कहेंगे और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इन्होंने क्या कुछ सीखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अच्छा जी, मैं अपने नाज़रीन को बता दूँ, सबसे पहले हमारे साथ शहराज मौजूद है, आफान है और फिर बासित। सो शहराज से हम स्टार्ट कर लेते हैं। शहराज, आईकॉम के आप स्टूडेंट हैं? मैं आईकॉम का तो मुझे ये बता दीजिएगा, जब आपके कॉलेज ने आपकी सिलेक्शन की कि आप जा रहे हैं जी, बाकू गए थे और आप गए हैं जी, इसके अलावा बाकू के अलावा आप आज़रबाईजान गए हैं, ठीक, इसके
दौरे का मकसद मुझे बता दें, जब आपकी सिलेक्शन की एक्साइटमेंट हुई कि अच्छा जी मैं जाके दूसरे ममालिक का विजिट करूँगा? हमें जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, इंटरनेशनल मेरा जो था फर्स्ट ट्रिप था। अच्छा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड था कि हम दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, न्यू कल्चर में मिला वहाँ पे देखने के लिए। हाँ, नई नई चीज़ें आपको नई नई चीज़ें मिली है वहाँ पे, वहाँ के लोग जो है बहुत डिफरेंट है, वो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। बाकी उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा लव और रिस्पेक्ट है। और जो आर्मीनिया की जंग में जैसे पाकिस्तान उनका साथ दिया, वो आज तक नहीं भूले इस बात को। और वो पाकिस्तान जब भी हम जिससे भी मिले हैं उन्होंने पाकिस्तान यानी आपको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा। वेलकम किया, बहुत सही। अच्छी तरीके से हमें वेलकम किया उन्होंने। सही। आफान, मुझे ये बताइएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा जब अनाउंस किया कॉलेज ने कि आप जा रहे हैं, तो फीलिंग्स क्या थी? बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग थी, और एक वो था कि कैसा रहेगा आगे जाके। बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सबसे अच्छा जो हमारा स्टार्टिंग की बिगिनिंग ही बहुत अच्छी रही, जब हमारे प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस हमें सी ऑफ करने आए एयरपोर्ट पे, स्पेशली हमें। तो वो हमारी बिगिनिंग ही इतनी अच्छी हुई, और फिर हम उधर गए और हमने न्यू चीज़ें एक्सप्लोर की और न्यू उनके कल्चर देखे, उनके ये सारा कुछ। तो बहुत अच्छा हमें मतलब मज़े की फील रही और अच्छा लगा। सही। न्यू लोग देखे, उन मतलब वो पाकिस्तान से बहुत लव करते हैं। ऑब्वियसली आप लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, और दूसरे हमें भी लोगों का चाहिए कि हम उनको लव बैक भी करें, ताकि हमारा उनके साथ इंटरेक्शन बढ़े और हम मिलते रहें और वो सब अच्छा रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। सो बासित, मैं आपसे जानना चाहूँगी, 8 दिन का आपका ये टूर था। सो इन 8 दिनों में आपको क्या लगता है आपने डिफरेंट क्या सीखा? डिफरेंट ये सीखा कि उनका माहौल बहुत साफ़ था, हमें अपना माहौल भी साफ़ रखना चाहिए। आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने ये बहुत ज़बरदस्त बात उनको जो रूल्स बताए गए थे वो उस पर पूरा उतर रहे थे, ठीक है। उन्होंने हर रूल्स को फॉलो किया, और जब भी अगर उनकी ट्रैफिक के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छी ट्रैफिक थी। अरे आप तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें एक्सपीरियंस करके आए हैं। जी, उन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ था कि कोई दूसरा बंदा ये नहीं कह सकता कि उनको एक माहौल में रहने की तमीज़ नहीं है। उनको बहुत अच्छी तरह रहते थे वो, और इस तरह था कि उनका वेदर बड़ा अच्छा था, हर कुछ उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा गया। सही। यानी आपने देखा कि हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान में, हमारे शहर लाहौर में कौन कौन से इश्यूज़ हैं, आपने जाके उनको रिलेट किया। आपने कहा वहाँ ट्रैफिक मसाइल हमारी तरह के नहीं हैं, वहाँ पे आबो हवा हमारी तरह आलूदा नहीं है। सो ये वो सब चीज़ें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स कंपैरिजन कर रहे हैं, जो वहाँ से सीख के आए हैं। सो शहराज, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने वहाँ जाके क्या चीज़ें देखी, कंपेयर की कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, ऐसे होना चाहिए डिफरेंट? वहाँ पे जो ट्रैफिक रूल्स बहुत फॉलो करते हैं। अगर हमने लेट नाइट भी उधर वॉक करते होते थे, तो उन्होंने जो अगर रात को 2 o'clock भी अगर कोई गाड़ी ट्रैफिक नहीं, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, एक गाड़ी आई है, उसने आके सिग्नल पे वेट किया है कि सिग्नल ऑफ है, तो उसके बाद उसने मतलब उसको फॉलो करते। नो डाउट कि पाकिस्तान बहुत प्यारा कंट्री है, बट इधर रूल फॉलो नहीं होते हैं, इधर मैनेजमेंट नहीं, इधर रूल्स है उसको फॉलो कोई नहीं करते हैं। हाँ, आप वहाँ पर क्योंकि कवानीन इतने सख्त होते हैं तो लोग जो हैं वो चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह नहीं था। आफान, आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की? मैंने ऑब्ज़र्व किया कि क्या कहते हैं, लोग बहुत अच्छा, उनका एक्सपोजर बहुत बेहतर है पाकिस्तानी से, और वो लोग मतलब जो पैदल चलने वालों को ज़्यादा इज्जत देते हैं। मतलब जो वॉक कर रहा है उसको उन्होंने प्रायोरिटी पहले देनी है, फिर दूसरों को देनी है, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, और पाकिस्तान में इस चीज़ को बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाता। हम लोग वॉक भी कर रहे होते हैं तो हम इतने वो कंसीडरेबल नहीं हो रहे होते। वहाँ पे वो कंसीडर ही पैदल चलने वालों को करते हैं कि पहले उसको प्रायोरिटी दें, फिर हम खुद जाएं। तो ये चीज़ मैंने और भी बहुत सी चीज़ें नोट की, जिनमें मेन यही चीज़ें थी कि पहले वो मतलब जो पैदल चलने वाला या साइकिल पे या दूसरी चीज़। स्कूल्स विजिट किया आपने वहाँ पे? स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का विजिट किया? कैसे लगा वहाँ का? हमने वहाँ बाहर से उनको देखा, लेकिन विजिट हमने नहीं किया। बाकी हमने हर चीज़ उनकी विजिट की, उनके मॉल्स विजिट किए, जो कि पाकिस्तान से कंपैरेटिवली थोड़े छोटे थे, लेकिन वैसे उनके सब अच्छा था, अंदर भी बहुत अच्छा सब। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी थी वहाँ पर? आपको महफूज माहौल लग रहा था? अगर आप बाहर कहीं आ जा रहे थे तो कोई खौफ तो नहीं था? नहीं, खौफ तो कोई नहीं था। उनकी पुलिस भी बड़ी अच्छी तरह बिहेव कर रही थी। वो बार बार आके हमें पूछ रही थी कि आप ठीक हैं। वो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो बार बार आके ना बता रहे थे, और कि आपको कोई मसला तो नहीं है। वार्मली वेलकम किया उन्होंने? बहुत अच्छा वेलकम किया उन्होंने हमें। सही। अच्छा जी, कौन कौन सी जगह विजिट की आपसे मैं जानना चाहूँगी? हमने सबसे पहले हम फर्स्ट डे हमने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हमने फर्स्ट डे गए हम बर्निंग माउंटेन पे, जो कि 1950 से वहाँ पे आग जल रही है। और जिस डे हम गए वहाँ पे ऑलरेडी बारिश हो रही थी, लेकिन वो आग नहीं ख़त्म हो रही थी।
वहाँ पे उनका बर्निंग माउंटेन उसका नाम है। उसके बाद हम गए, नेक्स्ट डे हम गए हैदर अली म्यूज़ियम, जहाँ पे हमने बहुत सी न्यू चीज़ें देखी और वो न्यू टेक्नोलॉजी में बना हुआ है बिल्कुल। और हमें गाइड करने वाले हमारे सर थे सैयद अली हसनैन, उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। उसके अलावा हम गए आतिश गाह पे गए, फायर टेंपल गए जो बहुत ही ओल्ड है, बहुत एंशियंट है। उसके अलावा हम मतलब 5-6 दिन का हमारा टूर, तो लास्ट डे सेकंड लास्ट डे हम गए गोबस्तान, जो कि बहुत एंशियंट है और स्टिल उसको यूनाइटेड नेशन ने प्रिजर्व किया हुआ है। अच्छा। बिल्कुल, और वो बहुत सबसे अच्छा वो मेरा रहा, और वो बाकू सिटी से थोड़ा ट्रैवल करके था, तो वो बहुत अच्छा सारा उनका। तो आपने वहाँ जाके बहुत सारी चीजें सीखी भी, जिस तरह से आप बता रही हैं। अभी जो आपकी पिक्चर्स में देख रही हूँ उसमें कुछ एक दो चीजें मुझे बड़ी वो अट्रैक्ट कर रही हैं। आप लोगों ने शूज एक जैसे पहने हुए हैं, उसकी क्या रीजन है? नहीं, वो हम एक्चुअली वो बॉलिंग करने गए थे। अच्छा। तो उसमें हमें शूज सेम करने पड़ते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। यानी आपने वहाँ पे बॉलिंग भी की? जी, बॉलिंग भी की। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आप लोग रहे? एग्जैक्टली, हम अच्छा, कार्टिंग भी की हमने वहाँ, और भी बहुत सारी। खाने पसंद आए वहाँ के? खाने वहाँ के अमेजिंग थे बिल्कुल, बहुत मज़े के थे। और मतलब उनका हम ये सोच ही नहीं सकते कि उनके जो खाने हैं, फूड है उनका, वो फ्रेश ना हो, बिल्कुल फ्रेश ना, उसमें कोई प्रॉब्लम ना कुछ और। पाकिस्तान में आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं तो आपको स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है। हमने तो वहाँ यानी खानों की क्वालिटी भी बहुत बेस्ट रही थी। हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं वो लोग। आप देखें ना, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स सीखते हैं और फिर ये आगे जाके अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि अगर ये इश्यूज थे तो बाहर ये क्या चीज़ें ऑब्जर्व करके आए हैं, यहाँ पर भी उनको उस चीज़ को जो है वो ठीक डगर में लेके चलना है। मैं आपसे इस चीज़ शेयर करूँगा, उनकी जो लैंग्वेज है उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। अच्छा। मगर उनको इस चीज़ का कोई इंग्लिश का कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। वो अपनी लैंग्वेज पे प्राउड फील करते हैं कि अगर उनकी आज़रबाईजानी है, वो बोलते हैं उसमें प्राउड फील करते हैं। जैसे पाकिस्तान में कहते हैं कि इंग्लिश नहीं आती है तो ज़िंदगी रुक जाएगी, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही है, बट आपको अपनी लैंग्वेज को साथ लेके चलना चाहिए, आपको उस पर प्राउड होना चाहिए। सो आपको लैंग्वेज बैरियर तो वहाँ जाके फील करना पड़ा होगा? थोड़ा बहुत तो करना पड़ा था, लेकिन हमारे पास इतना नहीं था, हम उनको समझा सकते थे, ठीक है, इशारों से कभी समझा लिया। थोड़े बहुत उनमें था कि इंग्लिश नहीं था, लेकिन उनको समझ आ जाती थी कि हम ये बोल रहे हैं। और हमारे पास थोड़ी बहुत मतलब मोबाइल ऐप्स भी थी, हमने जिसकी तरफ से उनको समझा दिया, वो समझ गए थे और वो बड़ा अच्छा समझ रहे थे। और जब हमने उनको बताया हम पाकिस्तानी, तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया और वो बहुत ज़्यादा ना हमें कह रहे थे कि आप हमारी सिटी में आपने हमारी विज़िट किया, आपको हम वेलकम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और इसकी वजह से मैंने बहुत सही, ग्रेट। सो मुझे ये बताइएगा, आपको अफान खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? मुझे उनके कबाब, जिन्हें वो अपनी लैंग्वेज में चबाब बोलते हैं। अच्छा। बिल्कुल, और वो बहुत मतलब डिफरेंट, हमने डिफरेंट यानी आप तो वहाँ के वर्ड्स भी सीख कर आए? एग्जैक्टली, उनके बहुत सारे वर्ड्स बिल्कुल ही डिफरेंट है हमसे, लेकिन हमने वहाँ जाके सीखे। तो जैसे उनकी वो पानी को सू कहते हैं, और थैंक यू का साऊ, थैंक यू का साऊ। और उनके खानों में हमने जितने भी ट्राई किए सारे ही बहुत अच्छे थे। अच्छा, खाने देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल, खाने देखने बिल्कुल, उनका हर चीज़ मतलब हाइजीन का तो उन्होंने प्रॉपर ख्याल किया। और उनका सबसे मज़े का मुझे उनके कबाब लगे, बिल्कुल डिफरेंट, उन्होंने बहुत मज़े के। हाँ, ज़बरदस्त। यानी आप देखें कि स्टूडेंट्स ने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि आपके तलबा जो हैं वो हमारा ये जो नौजवान है, ये जब दूसरे ममालिक में जाते हैं, ये ना सिर्फ वहाँ की हेरिटेज, वहाँ की चीज़ों को सीख के आते हैं, बल्कि कुछ पॉजिटिव मैसेज भी वहाँ से लेकर आते हैं। जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि ट्रैफिक के बारे में उन्होंने बहुत कुछ देखा, कंपेयर किया, फिर यहाँ पर जिस तरह से फ़िज़ा में आलूदगी है वहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब सुबह उठे तो क्या चीज़ें आपको वहाँ के फ़िज़ा में, यहाँ के फ़िज़ा में कैसे डिफरेंस लगा? बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे उनका इंडेक्स जो था वो 3% था, लाहौर से तो बहुत लो। कंपैरेटिवली उनका वेदर हमसे बहुत लो है, मतलब बहुत ठंड थी, लेकिन फिर भी नो फॉग और नथिंग लाइक दैट, बिल्कुल मतलब प्लेजेंट वेदर और हर चीज़ बहुत अच्छी। और हल्की हल्की बारिश रोज़ थी, ठीक है, जिससे हवा भी बहुत ठंडी थी। और रात को तो वैसे ही पैदल हम चलते थे ज़्यादातर, तो हमें बहुत मज़ा आता था उनकी हवा। यानी आप तो अच्छा खासा एंजॉय करके आए हैं, जहाँ पर चीज़ें आपने सीखी, वहाँ पर आपने वहाँ के मौसम को, फूड को अच्छा खासा एंजॉय किया। कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने स्कूल को देखने वालों को, कॉलेज को, सॉरी, जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी, और स्टूडेंट्स को क्या वाकई जाना चाहिए, इस तरह से विजिट करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने क्रिश्चियन कॉलेज का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल मियाँ सलीम अल्ताफ़ हुसैन हसनैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतना अमेजिंग ट्रिप हमारे लिए अरेंज की है। मैं पहले पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जाते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे जो वो फ्रेंडली उनकी इन्वायरमेंट है, उनके साथ अच्छे तरीके से रहें, उनको चीट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके
उनके नज़रों में पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव इमेज है। ऑब्वियसली आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाते हैं, आपके साथ जब नाम पाकिस्तानी लगा है तो आपको वहाँ जाके एक अच्छा इमेज दिखाना है पाकिस्तान का। आफान एग्जैक्टली मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बात करूँगा कि ऑल थैंक्स टू क्रिस्चियन कॉलेज और ऑल थैंक्स टू प्रिंसिपल सैयद अली हसनैन और बाकी जितने भी जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया बच्चों को पता लगे बाहर का क्या बिल्कुल डिफरेंट होता है सब। तो बहुत अच्छा मेरा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। सही, आप क्या कहना हैं? बाहर हम पहले तो मैं शुक्रगुजार करूँगा अपने कॉलेज का और अपने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अपने सर का, जिन्होंने हमें ट्रिप पे लेके जाने का मौका दिया। और हम बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यार वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि हमें एज अ पाकिस्तानी गए तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया, तो हमें भी उनका वेलकम करना चाहिए और उनको ऐसा बताना चाहिए कि हम वाकई पाकिस्तानी और हम बहुत अच्छी कौम है, ठीक है, जिसकी वजह से हम उनको एक ऐसे इंप्रेशन दें कि हम बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। और हमें चाहिए कि हम बाहर विजिट करें, हमें दुनिया का पता चले कि दुनिया कैसे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की गुफ्तगू सुन के, और ये चीज़ें कि आपने जिस तरह से कंपैरिजन किया कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, हमें बीइंग पाकिस्तानी कहीं जाकर किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का, रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी होने का सबूत देना है, ये वो सब चीज़ें हैं जो कि अपॉर्चुनिटी दी इन्हें क्रिसेंट कॉलेज ने, और इन्होंने ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई। ना सिर्फ चीज़ें सीख के आए बल्कि कंपैरिजन भी करके आए कि पाकिस्तान में हम किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे चलकर मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम भी देंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद।